हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एवरी डे इज अ चांस टू बी बेटर देन यू वर यस्टरडे। यानी कि हर दिन आपके पास में एक मौका है कि आप अपने आज को अपने पिछले कल से बेहतर कर सकें। जो आप कल थे उससे खुद को और बेहतर, एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति, जो भी आप बनना चाहते हैं, अपना बेटर वर्जन बना सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी चिल 2025। इन हिज थर्ड व्हाइट हाउस विजिट इन 6 months, 6 महीनों में तीसरी व्हाइट हाउस की यात्रा में, अब हिज किसको रेफर किया गया है? इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू को। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ऑन मंडे को July 7, 2025 heaped praise on US President Donald Trump for his pursuit of peace and security in the Middle East. Heap praise मतलब तारीफों की, प्रशंसा की बारिश करना। हीप मतलब ढेर। तो उनने ढेर भर भर के प्रशंसा करी, किसकी? वर्षा करी किसके ऊपर? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, कि उन्होंने जो उनका परस्यूट था पीस और सिक्योरिटी का, कहाँ पे? मिडिल ईस्ट में। यानी कि जो इजराइल ईरान के बीच में लगभग लगभग युद्ध छिड़ गया हुआ था, है ना, उसके बारे में यहाँ पे रेफर किया गया है कि मिडिल ईस्ट में जो इतना गंभीर एक तनाव हो गया था उसको शांत करने में, उसमें वहां पे सुरक्षित रहने में जो इन्होंने मदद करी उसके लिए उनकी प्रशंसा करी। एंड इवन नॉमिनेटेड हिम फॉर अ नोबल पीस प्राइज। और डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया, बट stopped short of making any commitment on the most pressing issues in the West Asia today। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी वादा करने से थोड़ा बच गए, परहेज किया। किस चीज के बारे में? जो इस वक्त वेस्ट एशिया में सबसे प्रेसिंग, सबसे तनावपूर्ण गंभीर मसला है आज की डेट में, वो क्या है? सीज फायर इन गजा। ये गजा में युद्ध विराम कब होगा? While indirect talks between Hamas representatives and Israel continue in Doha। बोल रहे हैं जहां इनडायरेक्ट बातचीत जो हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इसराइल के बीच में दोहा में अभी भी जारी है, Israel appears to be readying the forcible relocation of Palestinians to the south of Gaza। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसराइल खुद को तैयार कर रहा है। अपियर्स टू बी रेडिंग मतलब खुद को तैयार कर रहा है कि किस चीज के लिए? कि वो जबरन, फोर्सेबल यानी कि जबरन रीलोकेट करे, विस्थापित करे किनको? पैलेस्टीनियन को पैलेस्टीन से उठा के, या फिर जिसको हम गजा बोलते हैं वहां से उठा के गजा के साउथ में उनको शिफ्ट कर दे, रिलोकेट कर दे। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स, तो इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है इजराइल काट्स, सेज ही हैज इंस्ट्रक्टेड द इजरायली डिफेंस फोर्सेस, कि उन्होंने इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को इंस्ट्रक्शन दिए हैं टू कम अप विद अ प्लान टू रिलोकेट द इंटायर पॉपुलेशन, कि वो कोई ऐसा प्लान लेकर आए जिससे कि पूरी की पूरी गजा की जो पॉपुलेशन है, कितनी? ऑफ 2.3 मिलियन पीपल, 2.3 मिलियन लोगों की जो पॉपुलेशन है गजा की, उसको रिलोकेट करे, विस्थापित करे टू द रुइंस ऑफ रफा। रफा में जो अवशेष बचे हुए हैं, जो खंडर रफा बचा हुआ है, वहां पे उनको रिलोकेट किया जाए। विच द इजरायलीज कॉल अ न्यू ह्यूमैनिटेरियन सिटी, जिसको इजरायली एक क्या कहते हैं? नया मानवीय शहर कहते हैं, कि भाई ये मनुष्यता के तौर पे हमने इनके लिए एक नया शहर बना दिया। There were reports in the Israeli media about the IDF chief। बोल रहे हैं इसराइल के मीडिया में कुछ रिपोर्ट सर्कुलेट हो रहे हैं कि जो आईडीएफ के चीफ है, आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो चीफ है इयाल जमीर, अपोजिंग द प्लान, उन्होंने इस प्लान का विरोध किया है, अपोज किया है, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि The hungry and angry Palestinians could turn on the IDF, की जो इस वक्त भूखे और गुस्साए फलस्तीनी नागरिक हैं, गजा के नागरिक हैं, वो आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर हमला कर सकते हैं, उनके विरोध में आ सकते हैं। The IDF killing dozens of Palestinians including children in Gaza is a daily occurrence। बोल रहे हैं कि जहां आईडीएफ कई दर्जनों फिलिस्तीनियन नागरिकों को, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, उनको डेली बेसिस पे टारगेट कर रहा है, मार रहा है,
Starving civilians are shot down in aid centers। तो वही जो भूख से त्रस्त नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, उनको जो एड सेंटर्स है, एड सेंटर्स कहाँ होते हैं, जो मदद के लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पे उनको गन डाउन कर दिया जा रहा है, उनको गोली मार दी जा रही है। डॉक्टर्स who served in Gaza in the past 20 months, वो डॉक्टर्स जिनने पिछले 20 महीनों में गजा में अपनी सेवाएं दी हैं, have horror stories of babies being starved to death। उन्होंने दहला देने वाली कहानियां बताई हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चों, नवजात बच्चों को भूखे मरने पर मजबूर होना पड़ रहा है, भूखे मारे जा रहे हैं। और बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन बीइंग ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स विद स्नाइपर वुंड्स ऑन देयर हेड्स, और बच्चों की बॉडी शव लेकर आया जा रहा है हॉस्पिटल्स में, जहां पे उनके सर पे किसी स्नाइपर के जख्म का निशान है, स्नाइपर द्वारा गोली मारे जाने का निशान है। नन ऑफ दिस मूव्स मिस्टर नेतान्याहू। इनमें से कोई भी बात जो है, जो ऊपर जो ये 2-3 डिस्क्रिप्शन दिए गए, इनमें से कोई भी चीज नेतान्याहू को मूव नहीं कर पा रही, यानी कि उनको झंझोर नहीं रही। एंड हिज बैकर्स इन वेस्ट, और ना ही जो उनके सहयोगी हैं वेस्ट में उनको झंझोर रही है, इंक्लूडिंग मिस्टर ट्रम्प, जिसमें मिस्टर ट्रम्प भी शामिल है, हु कॉल हिमसेल्फ अ मैन ऑफ पीस, जो कि खुद को शांति का मसीहा, शांति प्रिय आदमी, शांति का दूत कहता है। Mr. Trump had said before the meeting that he would be very firm। Mr. Trump ने मीटिंग से पहले भी ये चीज कही है कि वो बहुत फर्म रहेंगे, यानी कि कठोर रहेंगे विद मिस्टर नेतान्याहू के साथ में, ऑन द नीड फॉर सीज फायर, की सीज फायर के मसले पे वो बहुत कठोर रहेंगे इस मीटिंग के दौरान में। बट वर्ड्स अलोन आर नॉट इनफ, लेकिन यहाँ पे केवल शब्दों से तो पेट भरने नहीं वाला, केवल शब्दों से तो युद्ध विराम होने नहीं वाला। Mr. Trump has the leverage to compel Israel to accept a ceasefire in Gaza। Mr. Trump के पास में वो लेवरेज है, वो अपर हैंड है, वो मजबूती है कि वो इजराइल को कंपेल कर सके, यानी कि मजबूर कर सके कि वो एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे गजा में सीज फायर। He demonstrated his influence in the final hours of the Iran-Israel war। उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव जो अंतिम क्षण थे, अंतिम घंटे थे ईरान इजराइल युद्ध के, उसमें दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, यानी कि दिखाया है उस दौरान में कि हाँ मेरे पास ये पावर है। Publicly demanding that Tel Aviv turn back its fighter jets that had taken off to bomb Iran। टेल अवीव कौन हो गया? ईरान हो गया, इजराइल हो गया। तो उन्होंने पब्लिकली ये डिमांड करी, मांग करी कि तेल अवीव यानी कि इजराइल अपने जो फाइटर जेट्स हैं जो कि ईरान को बॉम्ब डाउन करने के लिए उड़े हैं, उनको वापस बुलाए। इजराइल कंप्लाइड, तो इजराइल ने बात मान ली। आफ्टर कैरिंग आउट ओनली अ सिंबॉलिक स्ट्राइक, एक केवल सिंबॉलिक यानी कि ऐसी स्ट्राइक जो कि एक सिर्फ चिन्ह के तौर पे थी, प्रतीक के तौर पे थी, ऐसी स्ट्राइक की वहां पे। Today's Israel is dependent on the US as ever before। आज इजराइल जो है यूएस के ऊपर ऐसे निर्भर है जैसे पहले कभी था वैसे निर्भर है। During the war on Iran, वो ईरान के ऊपर युद्ध के दौरान में Israel had to rely on America for offensive and defensive support। इजराइल को अमेरिका के ऊपर निर्भर होना पड़ा, चाहे आक्रामकता हो चाहे बचाव हो, किसी भी चीज के लिए उनको अमेरिका के ऊपर निर्भर करना पड़ा। इजराइल needs American weapons to continue its devastating war in Gaza। इजराइल को अमेरिका के हथियारों की जरूरत है अगर उसको गजा में अपना यही खतरनाक जानलेवा जो युद्ध है वो जारी रखना है, तो तबाही वाला युद्ध। And Mr. Netanyahu, or Mr. Netanyahu, who is facing an arrest warrant from the International Criminal Court, जो कि इस वक्त एक अरेस्ट वारंट फेस कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से फॉर वॉर क्राइम्स, जो युद्ध के क्राइम्स हुए हैं, वॉर क्राइम्स हुए हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इनके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। नीड्स अमेरिकन पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक बैकिंग टू कंटिन्यू हिज वॉर्स अक्रॉस वेस्ट एशिया। तो उनको अभी इस वक्त अमेरिका का सपोर्ट, उनका डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है अगर वो अपना वेस्ट एशिया में वॉर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं विद इम्प्यूरिटी, टोटल बचाव के साथ में। इफ द यूएस कंटिन्यूज टू सपोर्ट इजराइल, अगर यूएस फिर भी इजराइल को सपोर्ट करता रहता है एंड रिफ्यूजेस टू यूज इट्स लेवरेज टू एंड द गजा वॉर, और मना कर देता है यूएस कि भाई मेरे पास जो अपर हैंड है, मेरे पास जो पावर है कि मैं ये युद्ध गजा में रोक सकूं, उसको मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, इट विल बी कंडेम्ड बाय फ्यूचर हिस्टोरियंस एंड फैक्ट फाइंडर।
तो इसकी निंदा जो है वो फ्यूचर के जो इतिहासकार होंगे उनके द्वारा और जो फैक्ट फाइंडर्स होंगे उनके द्वारा इसकी निंदा की जाएगी। एज अ कंट्री दैट वाज कॉम्प्लिसिट इन इजराइल्स क्राइम अगेंस्ट पैलेस्टीन, एक ऐसे देश के रूप में जो कि क्या था, इसराइल के जो भी फलस्तीनी नागरिकों के अगेंस्ट में क्राइम्स थे उनमें कॉम्प्लिसिट यानी कि इन्वॉल्व था। There are no excuses for Israel to prolong this brutal war. इसराइल के पास में कोई भी बहाना नहीं है कि वो इस इतने खतरनाक, इतने क्रूर युद्ध को और लंबा खींचे, which has killed estimated 70,000 people in 20 months, जिसने 20 महीनों में 70,000 लोगों की जान ली है। The slaughter must stop. ये जो लोगों की जान लेना है, किलिंग है मास में, इसको रोकना चाहिए। एंड इसराइल मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट्स क्राइम्स, और इसराइल की जवाबदेही यहाँ पे तय होनी चाहिए, उनके दायित्व, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो भी क्राइम्स उन्होंने किए। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन कैसी है, ऑब्जेक्टिव और डिटैच्ड है? तो बिल्कुल नहीं, डिटैच नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिकॉज राइटर जो है क्लियरली जिससे बता रहे हैं कि स्टारविंग सिविलियंस है जिनको शॉट डाउन किया जाता है, और ये चीज़ें भी नेतन्याहू को मूव नहीं कर पाती, यानी कि वो करुणा फील कर रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पे उन इमोशंस को फील कर पा रहे हैं। तो डिटैच तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। क्रिटिकल एंड कंडेमनेटरी बिल्कुल करेक्ट है। इसराइल और अमेरिका के जो पैतरे हैं, जो उनके कार्यवाही है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, अभी तो कोई आशा की किरण नहीं नजर आ रही, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों के डिप्लोमेटिक मसलों के जानकार हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि इस वक्त नेतन्याहू नहीं चाहते कि वो कोई भी युद्ध रोके, बिकॉज उनके खुद के देश में उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है। ठीक है, और अगर वो युद्ध रोक देते हैं तो उनको इम्पीच कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा पद से, और उनको जेल भी हो सकती है और काफी ज्यादा सजा भी हो सकती है। तो वो नहीं चाहते कि मेरे हाथ से सत्ता जाए, तो दैट मीन्स वो युद्ध रोकना नहीं चाहते। हमास अगर कोशिश कर भी, मान हमास एक क्रिमिनल आउटफिट है, टेररिस्ट आउटफिट है, सबको पता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि वो अपने नागरिकों की सोच के सोचे भी कि हाँ मैं रोकना चाहता हूँ, तो हमास ने जैसे पहले बैक डाउन किया, पीछे हट गया, वैसे अभी भी कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। इन्फॉर्मेटिव एंड न्यूट्रल, तो न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने पहले ही बताया कि राइटर ने कहा कि इस तरीके की चीजें भी नेतन्याहू को मूव नहीं कर पा रहे, उनको तस से मस नहीं कर पा रहे। और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से ऐसी बातें निकलना कि भाई उनको पीस चाहिए, पीस कि वो खुद को पीस मैन ऑफ पीस कहते हैं, तो फिर वो ऐसे युद्ध को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये न्यूट्रल तो है नहीं। तो क्रिटिकल एंड कंडेमनेटरी ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why does the author believe Mr. Trump holds the power to enforce a ceasefire in Gaza? क्यों ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप के पास में पावर है कि वो गजा में सीज फायर ला सकते हैं? क्योंकि इस वक्त इसराइल जो है हथियारों से लेके, डिफेंस से लेके, अटैक तक के लिए यूएस के ऊपर निर्भर कर रहा है, डिपेंडेंट है। और कोई व्यक्ति अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो मेरे मन में आए मैं वैसे उसको चला सकती हूँ, राइट? बिकॉज ही इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पीस मीडिएटर। इनकरेक्ट है, उसको किसी ने नहीं माना हो, खुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड पीस मीडिएटर मान रहे हैं वो खुद को, उनको किसी ने नहीं कहा कि आप भी अच्छे मीडिएटर हो। बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस विद हमास, इनकरेक्ट है, उनका हमास के साथ में कोई रिश्ता नहीं है। बिकॉज इसराइल इज मिलिटरली डिपेंडेंट ऑन यूएस सपोर्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main critique the author levels against both Mr. Netanyahu and Mr. Trump in context of Gaza war? तो बोल रहे हैं कि क्या एक मुख्य निंदा, क्रिटिसाइज यहाँ पे किया गया है दोनों ही, मिस्टर नेतान्याहू और मिस्टर ट्रम्प के अगेंस्ट में गजा वॉर को लेकर। तो जो राइटर है उन्होंने कहा कि फ्यूचर हिस्टोरियंस जो है, फैक्ट कलेक्टर्स जो होंगे, फैक्ट फाइंडर्स, वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, वो आपकी निंदा करेंगे अगर आप ये कार्य अभी भी जारी रखते हैं तो। दे आर इनडिफरेंट टू द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गजा, बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल इस बात से परे है कि भाई वहां पे क्या इस वक्त दयनीय स्थिति बनी हुई है, इस बात से बिल्कुल अनजान है, या फिर जानबूझ के आंखें बंद करके बैठे हुए हैं।
They have refused to recognize the sovereignty of Hamas. Incorrect है. They failed to build a new humanitarian city in Rafah. तो वो रफा में जो अवशेष बचे हुए हैं, बचा कुचा जो ढांचा है, उसी को एक नया ह्यूमैनिटेरियन सिटी कह रहे हैं. तो इनकरेक्ट है. They disagreed with the IDF chief on military relocation. तो ये बात करेक्ट है कि उन्होंने IDF चीफ की जो बात थी मिलिट्री रिलोकेशन की, फोर्सेबल रिलोकेशन ऑफ पीपल ऑफ गजा, फिलिस्तीनियंस, तो उसके लिए तो डिसएग्री करा है. ये उनके साथ में, उनके बात के साथ में ताल्लुक नहीं रखते. बट ये मेन चीज नहीं है जो क्रिटिसाइज करे. क्रिटिसाइज ये करे कि ये लोग उनके साथ में सहानुभूति नहीं रख रहे बिल्कुल भी. मान इनको पीस, नोबेल पीस प्राइज चाहिए, लेकिन मनुष्य को मनुष्य समझ नहीं रहे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the following most accurately describes the author's implied prediction if the US continues its current stance on the Gaza war? बोल रहे हैं क्या चीज बहुत करेक्टली ऑथर का जो एक प्रिडिक्शन है कि अगर यूएस इस वॉर को गजा पे जारी रखता है तो उसके बारे में क्या कहा गया है. द यूएस विल लूज इट्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद इसराइल. इनकरेक्ट है. अगर गजा में वॉर कंटिन्यू रखता है तो इसराइल के साथ में उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और बेहतर हो रही है. Israel will successfully relocate all Gaza civilians to Rafah. अब इस बात में डाउट है कि वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये डाउटफुल है. तो इनकरेक्ट है. फ्यूचर हिस्टोरियंस विल व्यू द यूएस एज कॉम्प्लिसिट इन वॉर क्राइम्स. बिल्कुल करेक्ट है. फ्यूचर के जो इतिहासकार होने वाले हैं वो ये जब इतिहास पढ़ेंगे तो यही पाएंगे कि यूएस जो है इस युद्ध में शामिल था, इन वॉर क्राइम्स में शामिल था. नेतान्याहू विल बी फोर्स्ड टू रिजाइन ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर. तो उसके ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, ऐसा लग रहा है नेतान्याहू के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर का. इसी सबको देखते हुए ये सवाल भी उठने लग पड़े तो फिर यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, इन सब संस्थाओं का पर्पस क्या है अगर लोगों ने इनकी बात माननी ही नहीं है तो. What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The diplomatic achievements of Donald Trump in Middle East. Incorrect है. A defense of Israel's relocation strategy in Gaza. ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे इसराइल जो रिलोकेट करने की स्ट्रैटेजी कर रहा है उसका बचाव नहीं किया गया है. राइट. तो ये इनकरेक्ट है. अ स्ट्रॉन्ग इंडिक्टमेंट ऑफ इजरायली वॉर क्राइम्स एंड यूएस कॉम्प्लिसिटी. तो इंडिक्टमेंट मतलब कि एक रिटन कोई डॉक्यूमेंट, रिटन कोई पेपर जहाँ पे आप किसी को किसी क्राइम के लिए एक्यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे स्ट्रांगली इसराइल को वॉर क्राइम्स के लिए और यूएस को उसका साथ देने के लिए क्रिटिसाइज किया गया है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप. कोर्स के अंदर आपको आरसी, क्लॉज टेस्ट, पैरा जंबल के क्वेश्चंस, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम पैटर्न बेस्ड होंगे. तो आपको इससे प्रैक्टिस करने में और बेहतर इम्प्रूवमेंट हो सकता है. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.